हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैंने ऑलरेडी सीडीपी के 6 क्लास में ऑलरेडी मैं ख़त्म कर दी हूँ जितने नोट्स थे। और मैं आज से ईवीएस पर आ रही हूँ। अगर आप कुछ भी सुझाव देना होगा तो ज़रूर कमेंट बताइए। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगा। और अब हम पढ़ेंगे परिवार यानी ईवीएस के बारे में। ईवीएस पर्यावरण में तो पहला टॉपिक हमारा जो है परिवार है। परिवार किसे कहते हैं? देखिए, परिवार दो प्रकार का होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके सिर्फ बच्चे रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप, बच्चे होते हैं तथा नाना नानी, मामा मम्मी, माँ बाप के बच्चे होते हैं। इतने मतलब जिसमें सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे रहे उसे एकल परिवार, और जिसमें माँ बाप दादा दादी के अलावा और कोई भी रहे उसको बोलेंगे संयुक्त परिवार। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण के 6 थीम में बांटा गया है। जो एनसीएफ मैंने सीडीपी क्लास में पढ़ाया है, जाकर जरूर देखेंगे। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम बांटा गया: परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और जो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो जो परिवार का 6 थीम है, देखिए, परिवार और मित्र में भोजन चाहिए, पानी चाहिए, आवास चाहिए, रहने के जाने आने का यात्रा चाहिए। तो ये इंटरलिंक करेंगे तो अपने आप याद रहेगा। और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। परिवार और मित्र के उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। परिवार और मित्र के उप थीम जो है वो संबंध है, कार्य है तथा खेल, जानवर, पौधे हैं। पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। वृक्ष, ये पौधे के तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है जिसे ट्रंक भी कहा जाता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसके उदाहरण हैं नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल आदि। झाड़ी, ये मध्यम आकार के होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होती है। इनमें शाखाएं तने आधार के पास से यानी भूमि के पास से निकलती है। इसकी कई शाखाएं होती है, जमीन के करीब होती है। उदाहरण के लिए गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, धनिया, बोगनविलिया, नागफनी आदि। तो ये सब झाड़ियाँ के कुछ उदाहरण थे। अब हो गए शाक। इनका आकार छोटा होता है। इनका तना कोमल और हरा होता है। इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती है। इसके उदाहरण है पालक, सरसों, गेहूं, बैगन, पुदीना, धान आदि। अब पढ़ेंगे घास के बारे में। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर तक फैला होता है। घास के जड़ें बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। पौधे के अन्य प्रकार, बिस्पली लता, जिन पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, ज़मीन पर फैल जाते हैं, उन्हें बिस्पी लता कहते हैं। उदाहरण के कद्दू, खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंदी, घिया वगैरह। जो मतलब पूरा ज़मीन पर पसर जाते हैं उसको कहते हैं बिस्पी लता। आरोही लता, ये वो पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है लेकिन यह किसी पेड़ या अन्य चीज़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए खीरा, मटर, अंगूर, केला, करेला, मनी प्लांट आदि। ये आरोही मतलब किसी के सहारे ऊपर उठना, उसको बोलेंगे आरोही। पौधे की संरचना, तने पे शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों में तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने के ऊपर चढ़ते हैं। तने जिस बिंदु पर कई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। जल में घुले हुए खनिज जल के साथ तने ऊपर की ओर चढ़ती है। तने जिस बिंदु के शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। मतलब जिस पेड़ पौधे के बीच से कोई शाखा निकल जाएगी उसे नोड कहेंगे। अब पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। लीफ, पत्ती वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो पर्णवित होती है कहलाता है। पत्ती के चपटे हरेक भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की रेखीय संरचना को सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों के पर सिराए द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों के जाल जाए, देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने के जुड़े होती है पर्णवित कहलाती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की रेखीय संरचना को सिरा कहते हैं।
पत्ती के बीच में मोटी शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों के शिराएं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों जाल जैसा दिखाई देता है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियां में शिरा विन्यास जालिया रूप होती है। जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे की बड़ी मात्रा में जल की वायुमंडल में छोड़ते हैं। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों में से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। पत्ती में मंद यानी स्टार्च जिसको पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंद उपस्थित रहता है। अब पढ़ेंगे जड़ के बारे में, जो रूट के बारे में। जड़ें जो होती है मिट्टी से जल को अवशोषण करती है। जड़ पौधे को मिट्टी में जमाए रखती है। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टपियोका आदि जड़ें होती है जिन्हें हम खाते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ या झकरा जड़। जो मूसला जड़ होती है कुछ पौधे की एक मुख्य जड़ होती है और उसमें कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन की अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण के लिए चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि। रेशेदार जड़ या झकरा जड़, इस प्रकार की जड़ तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन की अधिक गहराई तक नहीं जाती है। ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती है। इसके उदाहरण है धान, गेहूं, मक्का, प्याज आदि। यदि पौधे की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिया रूप हो तो पौधे की जड़ें मूसलाधार होगी। यदि शिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होगी। अब हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, फूल के बारे में। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प फूल दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें केवल एक पुंकेश्वर पुरुष प्रजनन अंग का या स्त्री केसर महिला प्रजनन अंग संरचना होते हैं। इसके उदाहरण है पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकस। उभयलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें नर या मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों, सूरजमुखी और लिली। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर और पराग ये फूल के भाग होते हैं। फूल के प्रकार हैं पेड़ों पर लगने वाले गुलमोहर कदम, झाड़ियों पर लगने वाला गुलाब, गुड़हल, बेल पर लगने वाला चंपा, रात रानी, पानी के पौधे पर लगने वाले कमल, कुमुदनी, सिर्फ रात में लगने वाले रात की रानी, चमेली, जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, सूरजमुखी, आंख बंद करके भी खुशबू को पहचानने जाने वाले फूल, गुलाब, चमेली, गेंदा, जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, रजनीगंधा, मोगरा, जो साल भर खिलते हैं, गुलाब, गुड़हल। ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पे फूल कभी नहीं आते, मनी प्लांट, दवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाले फूल, गुलाब, गुड़हल। जिन फूल से रंग बनाए जाते हैं, गुलावदरी, जीनिया, गेंदा। ये है कुछ फूल जिनके बारे में मैंने फूलों के मतलब प्रकार बताया। ये आप पूरा पिक्चर देख सकते हैं, गुड़हल का, गुलाब का, सूरजमुखी, गेंदा, चंपा, चमेली, तुलसी, रात की रानी, गुलदाउदी। अब कुछ है जलीय पौधे के बारे में पढ़ेंगे। जलीय पौधे का तना लंबा, खोखला और हल्का होते हैं। ऐसे तने के कारण पौधा पानी में आसानी से तैर लेता है। जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे से तलहटी में जमाए रखना होता है। कमल, जमकुंडली जलीय पौधे के उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में, पश्चिमी घाट, नीलगिरी,
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता की अधिकता होती है। जैव विविधता अब किसे कहेंगे ये हम जानेंगे। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है लिविंग जीवित वस्तु तथा डिवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीसीज यानी विभिन्न प्रजाति। अर्थात जीवों को विभिन्न प्रजाति एक स्थान पर पाए जाने के लिए जाना जैव विविधता कहलाती है। यानी जीवों की जो भी प्रजाति है वो एक जगह पाए जाए उसे जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 में 1985 ईस्वी में W.G. रेजोन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता का दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आते हैं जैव विविधता कब मनाई जाती है, तो 22 मई को। इसका कब प्रयोग किया गया, तो सन 1985 में। और किन्होंने किया, तो W.G. रेजोन ने किया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, माल क्षेत्र, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अर्ध सूचक शुष्क क्षेत्र, दक्कन का प्रायद्वीप क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान, द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। आप पढ़ेंगे जैव विविधता तत्व स्थल। वर्तमान में विश्व में 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व के 2.4 क्षेत्रफल पे है। विश्व का चिन्हित 36 हॉट स्पॉट में 4 भारत में स्थित है। विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अटलांटिका वन, पूर्वी मलेशिया द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, श्रीलंका, इंडो वर्मा आदि। भारत की प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र इंडो वर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुडालैंड। अब कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे। सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष होता है वो सिकुआ का होता है। किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाता है, जो अब प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष में नहीं देखा जा सकता है। तभी रेड जोन डाटा में गीद आ गया है, गौरैया आ गया है। ये सब अब देखने को बहुत कम मिल रही है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शांति घाटी में जो केरल में है। प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है। नर्म भूमि से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में। तो ये रहा आज का टॉपिक। आप लोग पढ़े, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।